देखिए, सीजफायर के बाद भी तबाही की ऐसी तस्वीरें देखकर आपके मन में एक सवाल होगा कि ये कैसा सीजफायर है और अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों हमेशा सीजफायर का श्रेय लेने की रेस में रहते हैं। सीजफायर के दौरान ईरान और इजरायल की तरफ से लगातार जुबानी फायरिंग भी हो रही है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इजरायल और ईरान में सीजफायर करवा दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि सीजफायर तो ठीक है, लेकिन हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है, हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है। जबकि इजरायल ये कहता रहा है कि ईरान ने सीजफायर तोड़ा है, अब इसका जवाब देंगे, और शाम को इजरायल ने जवाब दे भी दिया। 3 देशों का रुख जानने के बाद यकीनन आपको भारत और पाकिस्तान में सीजफायर वाली कहानी याद आ गई होगी। कैसे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीजफायर का 100% क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब भारत ने कूटनीतिक तरीके से ट्रंप की असलियत दुनिया के सामने ला दी। अब इजरायल और ईरान ट्रंप की असलियत को एक्सपोज कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इजरायल ईरान में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप कैसे झूठे साबित हो रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा क्रोनोलॉजी। इजरायल और ईरान युद्ध के 12वें दिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीजफायर का ऐलान किया। कई सोशल मीडिया पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अभी से सीजफायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। भारतीय समय के अनुसार रात 1:24 पर उन्होंने सीजफायर की घोषणा की, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। सीजफायर के बाद भी इजरायल ईरान के तेवर जंग वाले बने हुए हैं। वैसे ईरान ने ट्रंप के एक और दावे की हवा निकाल दी है। ट्रंप ने आज कहा कि ईरान अब परमाणु कार्यक्रम नहीं चला पाएगा। हमने उसके परमाणु ठिकानों पर अटैक करके ईरान को बहुत कमजोर कर दिया है। ईरान ने जवाब दिया कि उसके परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकने वाले, वो पहले की तरह जारी रहेंगे। यानी उस मुद्दे पर भी ट्रंप फेल हो गए हैं। क्या प्रेसिडेंट हैं आप, सोचिए जरा। पहले दावा करते हैं और उसके बाद यू टर्न लेते हैं। कहां गई वो अमेरिकन प्रेसिडेंट या दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष वाली गरिमा। 12 दिन के युद्ध में किस देश में कितने मिसाइल अटैक हुए, अब आपको ये दिखाते हैं। किस देश को कितना नुकसान हुआ, यह आकलन बहुत जरूरी है। ईरान ने इन 12 दिनों में इजरायल पर 600 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए, जबकि इजरायल ने ईरान पर 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की शुरुआत इजरायल ने की थी, ट्रंप के मना करने के बाद भी। ईरान में इजरायल के हमलों से अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायल में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के हमले में 20 सैन्य कमांडर की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायल में किसी बड़े सैन्य कमांडर की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरान में कई परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इजरायल में तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में भारी तबाही हुई है। इजरायल के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि इजरायल के रिसर्च सेंटर, मोसाद का हेडक्वार्टर, इजरायल की स्टॉक एक्सचेंज, ये सब काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। 12 दिनों के युद्ध में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हुआ, जबकि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाए तो अब धीरे धीरे चरमराता दिख रहा था। ईरान को रूस, चीन जैसे बड़े देशों का समर्थन है, जबकि इजरायल को अमेरिका और G7 देशों का समर्थन है। अब वो सवाल जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर पहले एक इंडिकेशन दे चुके हैं, क्या पुतिन के परमाणु बम के डर से ट्रंप सीजफायर के लिए तैयार हो गए? क्या इस युद्ध में पुतिन की एंट्री हुई है, उसके बाद शांति हुई है? ईरान इजरायल महायुद्ध के बीच अचानक सीजफायर शब्द ट्रेंड करने लगा। 12 दिन तक चली जंग में कई मोड़ आए, कोई झुकने को तैयार नहीं था। दोनों तरफ से भीषण युद्ध की धमकी दी जा रही थी। तो फिर युद्ध विराम की थ्योरी कहां से आई और अचानक ये यू टर्न कैसे हो गया? देखिए, समझिए। सीजफायर के पीछे एक वजह इस तस्वीर को माना जा रहा है। सीजफायर से कुछ घंटे पहले क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात हुई। अरागची अपने सुप्रीम लीडर खमेनेई का खत लेकर मॉस्को पहुंचे। इस मीटिंग में पुतिन ने बता दिया कि रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा है। इस मुलाकात में एक मैसेजिंग थी, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची से सीधे राष्ट्रपति पुतिन मिल रहे थे, ना कि रूस में उनके समकक्ष विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव। यानी पुतिन ने दुनिया को मैसेज दिया कि रूस के लिए ईरान की अहमियत कितनी ज्यादा है। सवाल है कि क्या इस मीटिंग में पुतिन ने ईरान को कोई ठोस भरोसा दे दिया, जिसे अमेरिका को किसी बड़े खतरे की आहट सुनाई देने लगी? और एक और बड़ी बात, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, यह बहुत बड़ी बात है। इस मुलाकात के बाद पुतिन ने नेतन्याहू को फोन लगाया और ट्रंप को भी फोन लगाया, यानी कुछ तो पका। खैर, पहली वजह मॉस्को में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हो सकती है, तो दूसरी वजह पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का वो विस्फोटक बयान जो इस मुलाकात से ठीक पहले दिया गया। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष
दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से कोई हमला रोक नहीं पाएगा। इसीलिए जब रात में ट्रंप ने सीजफायर का दावा किया तो कई एक्सपर्ट्स ने सवाल किया कि क्या अमेरिका उसके सहयोगी मेदवेदेव के परमाणु बम वाले बयान और पुतिन और आगची की मीटिंग से बैकफुट पर आ गए।